I'm saying. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेहद स्वागत है आपका चाहे स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। कृषि क्षेत्र का विकास या कह लो कृषि उद्योग तथा व्यापार। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और आपको ऐसे पॉइंट वाइज समझाया जाएगा कि अच्छे से समझ में आएगा। इसके साथ साथ आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे जो कि पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे और बिल्कुल आएंगे ही आएंगे वो तो। कृषि क्षेत्र का विकास। तो भारत की लगभग 3/4 जनसंख्या के लिए कृषि ही आजीविका साधन थी। राइट। औपनिवेशिक शासनकाल में कृषि क्षेत्र में ना तो समृद्धि हुई थी और ना ही क्षमता रह गई थी। योजनाकारों ने कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। क्यों थी 3/4 जनसंख्या कृषि क्षेत्र में? क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कृषि ही करनी आती थी। लोग शिक्षित नहीं थे और वैसे भी उद्योग में भी उस टाइम पे ब्रिटिश शासनकाल चल रहा था। ठीक है। फिर कृषि की भूमिका। राष्ट्रीय आय में योगदान, रोजगार में योगदान, औद्योगिक विकास के लिए आधार, विदेशी व्यापार की महत्वता और घरेलू उपभोग में महत्वपूर्ण हिस्सा। ये कृषि की भूमिका क्या है या कृषि का महत्व क्या है? कृषि तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, तो उसमें आपको यही सारे 5 पॉइंट टेप देना है। फिर है भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं कि भारतीय कृषि की समस्याएं क्या हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे पहले सामाजिक समस्याएं क्या होती हैं, दूसरा संस्थागत समस्याएं क्या होती हैं, और तीसरा कि तकनीकी समस्याएं क्या होती हैं। सामाजिक समस्याएं में फर्स्ट है सामाजिक वातावरण, भूमि पर जनसंख्या का दबाव, कृषि भूमि का अवनति और फसलों का नुकसान। सामाजिक वातावरण होना चाहिए, भूमि पर जनसंख्या का दबाव, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि जमींदारी व्यवस्था थी, तो इस वजह से किसानों को बहुत नुकसान हो रहा था। फसलों का नुकसान क्यों हो रहा था? क्योंकि उतना ज़्यादा आधुनिकीकरण नहीं था, इस वजह से गरीब किसान थे, उनके पास पैसे भी नहीं थे, तो वो नेचुरल खाद का ही यूज़ करते थे। उनके पास कोई भी अच्छी क्वालिटी की रासायनिक खाद या बीज नहीं थे। ठीक है। फिर संस्थागत समस्याएं, सुधार की दोषपूर्ण प्रवृत्ति, साख की कमी, बाजार सुविधाओं का अभाव और जोतों का छोटा आकार। छोटे छोटे खेत जब बढ़ चुके थे तो उसमें कृषि करना बहुत मुश्किल था। सुविधाएं नहीं थी, पैसों की कमी थी। ठीक है। फिर हम देखते हैं तकनीकी समस्याएं। तकनीकी यानी होता है टेक्नोलॉजी, ये आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रही हूँ। फिर इसमें क्या है, उत्पादन की प्रचलित तकनीक, सिंचाई सुविधाओं का अभाव, फसलों का क्रम और निरक्षरता। हाँ, तो उत्पादन अच्छी तरह नहीं होता था, अच्छे बीज नहीं है, अच्छे से सिंचाई नहीं हो रही है। ठीक है। यही सारी कृषि की समस्याएं 5 मार्क्स में पूछी जाती हैं, तो आपको ये बहुत पॉइंट वाइज पता होना चाहिए। अगर इनको भी एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो आपको वो कर देना चाहिए। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपना 1950 से 1990 की अवधि में कृषि नीति क्या थी। तो 1950 से 1990, ठीक है, देखते हैं।
यस। भूमि सुधार, ये नीतियाँ हैं, कृषि की नीतियाँ। प्रौद्योगिकी सुधार और फिर सामान्य सुधार। ओके, भूमि सुधार में क्या है? मध्य स्थलों का अंत, लगान का नियमन, भू सीमा का निर्धारण, जोतों की चकबंदी और सहकारी खेती। यानी जो टैक्स लग रहा था वो जमींदार क्या करते थे कि किसानों से बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे, अपना मनचाहा टैक्स वसूलते थे, जो कि उन्हें एक निश्चित मात्रा में ही देना होता था अंग्रेज़ों को, लेकिन वो किसानों से ज़्यादा लेते थे। भूमि सीमा का निर्धारण, छोटे छोटे खंडित जोतें हो गई थी, तो फिर जोतों को चकबंदी किया, यानी जोतों को किसान को जो है एक ही जगह पर कृषि करने के लिए खेत दिए गए। ये नहीं कि थोड़ा वहाँ बिखरा हुआ है, थोड़ा वहाँ बिखरा हुआ है। ठीक है, ये सब भूमि सुधार हुए। प्रौद्योगिकी सुधार, प्रौद्योगिकी सुधार ये हुआ कि HYVS का प्रयोग हुआ। HYVS क्या है? ये बहुत हाई क्वालिटी के बीज, HYV हाई आइडिंग वेराइटी सीड। ठीक है। नेक्स्ट, रासायनिक खाद का प्रयोग किया, कीटनाशकों के प्रयोग में वृद्धि हुई, यानी HYV बीजों का यूज़ हुआ क्योंकि इससे प्रोडक्शन ज़्यादा होता था। रासायनिक खाद का यूज़ हुआ, कीटनाशकों का दवाइयों का यूज़ हुआ, क्योंकि जब फसलों में कीड़े लग जाते हैं तो भी हमारी फसल खराब हो जाती है, तो ऐसे केमिकल्स का यूज़ किया गया। तो ये प्रौद्योगिकी सुधार हो गया। फिर हम देखते हैं सामान्य सुधार क्या है। यस, सिंचाई सुविधा का विस्तार, सिंचाई सुविधा के लिए मतलब सुधार किया गया। संस्थागत साख का प्रावधान, कृषि विपणन समस्या में सुधार। ठीक है, और कृषि मूल्य नीति, कृषि की मूल्य नीति। ओके, ये सब हमारे सुधार हमें समझ में आ गए कि क्या क्या सुधार हुए, कृषि की समस्याएं पता लग गई। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं वो एक तो ये आता है कि 1950 से 1900 अवधि में कृषि की नीति क्या थी, ऐसे पूछ सकता है, या फिर भारतीय कृषि के सुधार बताओ जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हुए थे, ऐसे भी पूछ सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन आता है एक कि कृषि की समस्याएं बताओ। ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पता चल गए हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। देन हम आते हैं हरित क्रांति पे कि भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का तात्पर्य छठे दशक के मध्य में कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो ऊंची उपज वाले बीजों व रासायनिक खादों के नए तकनीक के प्रयोग के लिए फलस्वरूप है। जैसे कि प्रथम अवस्था 60 के दशक से 70 के दशक के बीच थी और द्वितीय अवस्था जो थी वो 70 से 80 के बीच थी। हरित क्रांति की विशेषताएं ये हमें पता होनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत आता है 2 मार्क्स में। उच्च पैदावार वाली किस्म के बीज होते हैं, अच्छी फसलें होती हैं, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होता है, सिंचाई व्यवस्था होती है और कीटनाशकों का उपयोग होता है, कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है। फिर हरित क्रांति के प्रभाव, विक्रय अधिशेष की प्राप्ति, खाद्यान्नों का बफर स्टॉक, निम्न आय वर्गों का लाभ, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ठीक है, ये प्रभाव हैं हरित क्रांति के। खाद्यान्न का बफर स्टॉक से आप क्या समझते हैं? खाद्यान्न का बफर स्टॉक से अभिप्राय है कि जो हम गेहूं चावल को स्टॉक करके रखते हैं, ठीक है, और जब भी कोई आर्थिक संकट आता है या भुखमरी जैसी स्थिति होती है जैसे पहले हुई थी,
तो हरित क्रांति से ये बफर स्टॉक भी चालू हुआ था। ठीक है, फिर हरित क्रांति की सीमाएं। ओके, खाद्यान्न फसलों तक सीमित, विशेषकर गेहूं, मक्का और धान। सीमित क्षेत्र पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश आदि कुछ राज्यों तक सीमित है। किसानों में असमानता तथा आर्थिक क्षमता में गिरावट। सीमित समय तक प्रभावी, अब परिपक्वता समाप्ति की ओर है। परिणात्मक वृद्धि परंतु गुणवत्ता व पोषण में गिरावट। ठीक है, फिर किसानों को आर्थिक सहायता, कि किसानों की किस तरह आर्थिक सहायता की जाती है। तो कृषि सहायिकी से तात्पर्य किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता से है। दूसरे शब्दों में कहें तो बाजार दर से कम कीमत पर किसानों को कुछ आगतों की पूर्ति कराना। भाई देखो, जब गरीब किसान थे तो 1960 से 70 के दशक में क्या हुआ था कि जितने भी धनी जमींदार थे, धनी किसान थे, उन सब ने बहुत अच्छा प्रोडक्शन किया था और अच्छी फसलें हुई थी उनकी। लेकिन फिर ये देखा गया कि जितने भी गरीब किसान थे उनको उसका कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था। तो 70 से 80 के बीच में क्या हुआ था, द्वितीय अवस्था में, इसीलिए इसे दो अवस्था में बांटा गया है। द्वितीय अवस्था में ये हुआ था कि गरीब किसानों को सब्सिडी दी गई थी ताकि वो कम कीमत पर ही बीज खरीद सकें और रासायनिक खाद वगैरह का उपयोग अपने खेतों में भी कर सकें। ठीक है, तो इसके पक्ष में हमें तर्क देने के लिए आ सकता है कि इसके पक्ष में बताओ या विपक्ष में बताओ। तो पक्ष में तर्क, भारत में अधिकांश किसान गरीब है, सब्सिडी के बिना आवश्यक आगतें नहीं खरीद पाएंगे। अगर उनके पास सब्सिडी उन्हें नहीं दी जाएगी तो क्या वो उभरेंगे? नहीं उभर सकते। ठीक है, देन नेक्स्ट है, आर्थिक सहायता को समाप्त कर देने पर आर्थिक सहायता को समाप्त कर देने पर अमीर व गरीब किसान के मध्य असमानता बढ़ जाएगी। अगर कोई अमीर किसान है, वो खरीद रहा है, तो वो तो और अमीर हो जाएगा और जो गरीब है वो और गरीब होता जाएगा, क्योंकि उस हिसाब से जितना प्रोडक्शन होगा तो महंगाई भी बढ़ती है भाई। ठीक है, तो सब्सिडी जो है गरीब किसान के लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है। अब इसके विपक्ष में जरा हम देख लेते हैं कि इसके विपक्ष में हमें क्या तर्क दिए गए हैं। उच्च पैदावार देने वाली तकनीक का प्रमुख रूप से बड़े किसानों को ही लाभ मिला, अतः अब कृषि सहायता नहीं दी जानी चाहिए। एक सीमा के बाद आर्थिक सहायिकी संसाधनों के व्यर्थ उपयोग को बढ़ावा। ये भी ठीक है कि जैसे जब किसी भी इंसान के पास ज़्यादा, जैसे हम एक एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते हैं कि हमें सरकार राशन देते हैं। ठीक है, सरकार राशन देती है, सब्सिडाइड, वो भी एक सब्सिडाइड ही है ना, कि वो राशन दे रही है। तो उसमें क्या करते हैं लोग, गरीब लोगों को वो राशन प्रोवाइड होता है, उनके लिए ठीक है, उनके लिए फ़ायदा है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो भी उस सब्सिडाइड का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए उन लोगों के लिए ये सब्सिडाइड बंद कर देनी चाहिए, यानी बहुत ही जांच कर ये सब्सिडाइड्स देनी चाहिए। ठीक है, ये इसके विपक्ष तर्क भी बहुत अच्छा है। तो अब उसके आगे हम पढ़ते हैं औद्योगिक क्षेत्र। हाँ जी, तो उद्योगों का महत्व क्या होता है? रोजगार सृजन, रोजगार की प्राप्ति होती है लोगों को। कृषि का विकास होता है, क्योंकि कृषि का विकास कैसे होता है भाई, जब उद्योग होंगे तो ही वो गेहूं से जाएगा
बड़ी बड़ी मशीनें होंगी, काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है ना। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, श्रम की अधिक उत्पादकता, समृद्धि के लिए अधिक क्षमता, निर्यात की अधिक मात्रा की पूंजी, पूंजी नहीं पूंजी गलत है यहाँ, और आत्मनिर्भर विकास को उन्नत करता है, ठीक है, और क्षेत्रीय संतुलन को बढ़ावा देता है। औद्योगिक क्षेत्र, ये उद्योगों का जो महत्व है, ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, तो ये सारे टॉपिक अपने माइंड में उतार लो कि रोजगार मिलता है, कृषि का विकास होता है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है, श्रम की उत्पादकता होती है, समृद्धि बढ़ती है, समृद्धि की अधिक क्षमता होती है, ठीक है, इस तरीके से। फिर औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956, भारत का औद्योगिक संविधान। आपको बताया गया था जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि की थी, 1951 से 1956। फिर 1956 से 1961। विशेषताएं, उद्योगों का 3 श्रेणी में वर्गीकरण हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया था और दूसरी में उद्योगों पर ध्यान दिया था, ठीक है। तो इसे 3 श्रेणियों में विभाजन हुआ था इसका, देखो कैसे हुआ था। श्रेणी प्रथम में वे 17 उद्योग रखे गए जिनकी स्थापना व विकास केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के रूप में किया गया, यानी 17 उद्योग रखे गए थे पहली श्रेणी में। दूसरी श्रेणी में 12 उद्योग रखे गए जिनकी स्थापना निजी व सार्वजनिक में की जाएगी, किंतु निजी क्षेत्र केवल गौण भूमिका निभाएंगे, ठीक है। जो पहली थी 17 उद्योग रखे गए थे वो सार्वजनिक थी, और दूसरी वाली निजी और सार्वजनिक दोनों थी। और तीसरी श्रेणी में उपरोक्त पहली और दूसरी श्रेणी में उद्योगों के अतिरिक्त अन्य सभी उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया, यानी सभी उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया था, ठीक है। सेकंड है औद्योगिक लाइसेंस। निजी क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना आवश्यक बना दिया, यानी कोई भी अगर उद्योग कोई खोलेगा तो सरकार से उसका लाइसेंस। लघु उद्योगों का विकास हुआ, यानी छोटे छोटे उद्योगों को स्थापित किया गया। उद्योगों का विकास को महत्व दिया, यानी औद्योगिक विकास को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया था। तकनीकी शिक्षा व परीक्षण, ठीक है, यानी टेक्नोलॉजी की शिक्षा दी गई और ट्रेनिंग भी दी गई, ओके। फिर है कि सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका क्या थी। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका तो मजबूत औद्योगिक आधार पर सृजन, आधारभूत ढांचे का विकास, पिछड़े क्षेत्रों का विकास, बचतों को गतिशील बनाना व विदेशी विनिमय अर्जित करना, ठीक है। आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकने के लिए, आय व धन के वितरण में समानता बढ़ाने के लिए, रोजगार प्रदान करने के लिए और आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। ये थे सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका थी, यानी सार्वजनिक क्षेत्र में ये सब होगा, ओके। फिर है लघु स्तरीय उद्योग। लघु उद्योगों की भूमिका, श्रम प्रधान तकनीक, श्रम दिया जाएगा। इससे क्या होता ना कि उद्योगों का ये था कि उस टाइम पे सबको रोजगार प्राप्त हो गया था, ठीक है, रोजगार खूब प्राप्त हुआ था। और ये लघु उद्योग में तो और ज़्यादा कि श्रम प्रधान तकनीक, स्वरोजगार, कम पूंजी का प्रावधान, कम पूंजी लगती है, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात को बढ़ावा, निर्यात को बढ़ावा होगा जभी तो देश में पैसे आएंगे ना, और आय का समान वितरण,
आय का बिल्कुल समान वितरण, ये नहीं कि भाई उस उद्योग में ज़्यादा है ये वो, ऐसा कुछ नहीं था, समान वितरण था। उद्योगों का विकेंद्रीकरण, ठीक है, बड़े स्तर के उद्योगों के लिए आधार कृषि का विकास, ओके। फिर इन उद्योगों की समस्याएं क्या थी, अब हमें यही देख लेनी चाहिए। वित्तीय की समस्याएं थी, पैसों की समस्याएं थी, कच्चे माल की समस्याएं थी, बाजार की समस्याएं थी, प्रचलित मशीन व संयंत्र की समस्याएं थी, और निर्यात क्षमता का अल्प प्रयोग था, यानी निर्यात जो था वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। फिर नौकरीशाही बाधाएं थी, नौकरीशाही बाधाएं और बड़े उद्योगों का प्रतियोगिता, बड़े उद्योग ज़्यादा होंगे, ठीक है, ज़्यादा थे। देन हम पढ़ते हैं विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार, आयात प्रतिस्थापन। स्वतंत्रता के बाद भारत ने आयात प्रतिस्थापन की नीति को अपनाया, जिसे अंतर्मुखी व्यापार नीति भी कहा जाता है, ठीक है, ये अपने माइंड में सेट कर लो कि इसे अंतर्मुखी व्यापार नीति भी कहा जाता है, व्यापार नीति को। आयात प्रतिस्थापन से अभिप्राय है कि घरेलू उत्पादन से आयातों को प्रतिस्थापित करने की नीति से है। सरकार ने 2 तरीकों से भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से संरक्षण दिया। प्रशुल्क यानी टैक्स लगाया, कोटा, प्रशुल्क यानी आयातित वस्तुओं पर लगाए जाने वाले कर, ठीक है। कोटा क्या है, इसका अभिप्राय घरेलू उत्पादक द्वारा एक वस्तु की आयात की जा सकने वाली अधिकतम सीमा को तय करना, कि भाई आप लोग इतना मंगाओगे और इतना ही निर्यात करोगे, उतना ही आयात करोगे, ये नहीं कि अपनी जो मन किया कर लिया, ठीक है, कोटा ये होता है। देन एक और टॉपिक है आयात प्रतिस्थापन के कारण क्या हैं, ठीक है। तो आयात प्रतिस्थापन के कारण हैं, भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों के उद्योग इस स्थिति में नहीं है कि वो अधिक विकसित अर्थव्यवस्थाओं से उत्पादित वस्तुओं से प्रतियोगिता कर सकें। सही बात है भाई। महत्वपूर्ण वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी मुद्रा बचाना, यानी कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं का आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा का बचाना। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे फिनिश होता है, पूरा चैप्टर कवर हो चुका है, मेन पॉइंट्स आपको बता दिए गए हैं। आशा करूँगी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आपने मुझे सुना होगा तो।